हेलो स्टूडेंट, आज हम गुप्तकालीन शासक प्रबंध में गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुप्तकाल में लोगों का आर्थिक जीवन किस तरीके का था उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। किस तरीके से वह गुप्तकाल में अर्थव्यवस्था को चलाते थे उस पर हम विशेष नजर डालने को जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में 12 के अंदर चैप्टर 2 में चलना है। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन और गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के अंदर जैसे कि आपको पता है अर्थ के बारे में जानना हो, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना हो, तो उसके लिए जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, वहाँ की कृषि के बारे में जानना पड़ेगा, पशुपालन के बारे में जानना पड़ेगा, व्यापार वाणिज्य के बारे में जानना पड़ेगा, उद्योग धंधों के बारे में जानना पड़ेगा। व्यापार का जो स्वरूप है, आयात है निर्यात है, दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। किस तरीके से उन्होंने अपने व्यापार को स्थापित किया उसके बारे में जानना पड़ेगा। व्यापार का माध्यम क्या हुआ करता था, विनिमय हुआ करता था, कौड़ियों के माध्यम से व्यापार किया जाता था, या फिर जो व्यापार किया जाता था वो मुद्रा के रूप में किया जाता था। तो मुद्रा के रूप में भी किस तरीके की मुद्रा थी उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। कि चांदी की मुद्रा चलाते थे या सामान्य तांबे की मुद्रा थी, या फिर किसी मिश्रित धातु की मुद्रा चलाई जाती थी, या फिर सोने की मुद्रा चलाती थी। क्योंकि उस काल की अर्थव्यवस्था के बारे में जानने के लिए वो मुद्रा भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। यहाँ हम लोग जो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे पहले हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कृषि के बारे में, कृषि किस तरीके से की जाती है। देखिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है, अब देखिए इसके बारे में हमको कहाँ से पता पड़ता है, अर्थव्यवस्था के बारे में स्मृति साहित्य से पता पड़ता है। स्मृति आपको पता होगा, स्मृतियों इनके माध्यम से पता चलता है। स्मृतियों के माध्यम के अलावा अगर देखा जाए तो अन्य ग्रंथ जो हमको जो प्राप्त होते हैं उनमें स्मृतियां, बृहद स्मृतियां, अमर सिंह का अमरकोश इत्यादि साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिन साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। उठाकर देखा जाए तो गुप्त काल के अंदर कृषि की जो उन्नत व्यवस्था थी, उन्नत व्यवस्था हुआ करती थी। कृषि के अंतर्गत हल का प्रयोग किया जाता था। हल के अंदर आगे की साथ में लोहे की फाल लगाई जाती थी, जिसके फलस्वरूप में वो मिट्टी के अंदर तक जाए और उर्वरक मिट्टी को बाहर लेके आए, जिससे कृषि को आसानी से किया जा सके। अमर सिंह के अमरकोश के अंदर, अमर सिंह के अमरकोश के अंदर और अन्य ग्रंथों उनसे भी हमको कृषि के बारे में पता चलता है। बृहद संहिताओं के अंदर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और धरती की उर्वर शक्ति में वृद्धि के लिए उल्लेख की जानकारी हमको मिलती है। कैसा किस प्रकार से खेती किया करता था, सिंचाई की सुविधाएं हैं उसके बारे में बात चलती है। कहा जाता है वैध स्मृतियों के माध्यम से, अमरकोश के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से कृषक जो पूर्णतः डिपेंड हुआ करता था, मानसून पर डिपेंड हुआ करता था। किस पर होता था, मानसून पर डिपेंड हुआ करता था।
उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता था। जो बीज है वो क्या हुआ करते थे, उन्नत प्रकार के जो बीज थे उनका वह उपयोग करता था। कृषक मानसून में पर डिपेंड किया करता था। यहीं पर हमको एक जानकारी प्राप्त होती है और जानकारी के अनुसार स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमको पता चलता है कि उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन जो झील थी, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, से पता चलता है कि इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्मरम्मत करवाई। अर्थात इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय प्रजा के लिए अन्य साधन के रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो झील थी इसका भी महत्वपूर्ण योगदान था, जो कृषि व्यवस्था में सिंचाई के रूप में कार्य की जा सके, कृषकों को फायदा मिल सके, ये भी है। उसके पश्चात अगर बात की जाए अमरकोश, जो अमर सिंह का है अमरकोश, इस अमरकोश के अंदर अगर बात की जाए तो अमरकोश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जो ये खेती किया करते थे। इसमें गेहूं है, ज्वार है, ईख है, बाजरा है, मटर है, दाल है, तिल है, अलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, इन समूह का ये लोग उल्लेख मिलता है जिनका ये उपयोग किया करते थे। तथा हमको सिंचाई के लिए तो ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय सिंचाई के लिए रहट नाम सुना होगा आपने, रहट का भी ये लोग उपयोग किया करते थे। यहाँ रहट कह लीजिए या फिर घटी यंत्र कह लीजिए, एक शब्द और आता है यहाँ पर घटी यंत्र, रहट कह लीजिए, घटी यंत्र कह लीजिए, इसका भी उपयोग करते हैं। यहाँ अमरकोश के अंदर जो फसलों का उल्लेख है, गेहूं है, ईख है, मटर है और भी अन्य काली मिर्च है, अदरक है, इन सबका ये लोग उपयोग किया करते तो उस समय खेती की जाती थी। इसके साथ में हमको अमरकोश से ये भी पता चलता है कि फसलों के बारे में पता चलता है खेती करते थे। इधर ये बेहद संहिता के अंदर, ये जो बेहद संहिता है इसमें फसल का जो चक्र का टाइम है 3 प्रकार का बताया है। वो कहते हैं एक बार तो सावन के महीने के अंदर, सावन में फसल को काट ली जाती थी। कब काट ली जाती थी? सावन के अंदर फसल को काट ली जाती थी। दूसरा कहा जाता है कि सावन के बाद में ये पहली फसल सावन में कट गई, दूसरी किसने काट ली है, काटेंगे ये बसंत में काटेंगे, और तीसरी चैत्र वैशाख में काटेंगे। दूसरी किसमें काट ली है इन्होंने? बसंत में। जो तीसरी को उसमें काट ली चैत्र, वैशाख के अंदर। 3 प्रकार से फसलों को काट रहे हैं। वह संहिता बता दिया, ध्यान रखिएगा। सावन में काट रहे हैं, सावन के अंदर। दूसरी बसंत में काट रहे, चैत्र में वैशाख में इन फसलों को काट रहे। ये चीज हमको वह संहिता से पता चलती है। दोबारा से देख लीजिए, वह संहिता से पता चलता है कि 3 चक्रों में फसल को काटा करते थे। सावन में पहला तरीका, दूसरी बार बसंत में काटते थे, तीसरी बार चैत्र और वैशाख के अंदर 3 बार फसलों को काटा। आगे पता चलता है कि एमसांग तो ये कहता है कि पश्चिमोत्तर भारत के अंदर, एमसांग जो कहता है वो कहता है पश्चिमोत्तर भारत के अंदर, यानी पश्चिम और उत्तर के भारत के अंदर, पश्चिमोत्तर भारत के अंदर ईख और गेहूं की पैदावार होती। इसकी पैदावार होती थी, ईख और गेहूं की पैदावार होती थी पश्चिमोत्तर भारत। जबकि मगध और मगध के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत वह कहता है कि चावल की सबसे अधिक पैदावार, किसकी पैदावार होती थी? चावल की सबसे ज्यादा पैदावार होती। यहां हमको पता चलता है। इसके पश्चात में अमर सिंह के
अमरकाश, अमर सिंह के अमरकोश के अंदर पता पड़ता है कि उस समय 12 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। अमर सिंह के अमरकोश से पता चलता है 12 प्रकार की भूमि। कितने प्रकार की भूमि भैया? 12 प्रकार। सामान्यतः 5 प्रकार की भूमि का सामान्यतः जिक्र होता है। अब ये 5 प्रकार की जो भूमि होती है जिसका सामान्यतः जिक्र होता है वह कौन सी होती है? तो इसके अंदर देखिए, पहली कहते हैं क्षेत्र। पहली कौन सी हो गई? क्षेत्र। दूसरी हो क्षेत्र भूमि। दूसरी हो गई वास्तु भूमि। तीसरी हो गई चारागाह भूमि। पहली कौन सी हो गई? क्षेत्र भूमि। दूसरी हो गई वास्तु भूमि। तीसरी हो गई चारागाह भूमि और चौथी जो हो गई वो सिल और पांचवी हो गई अपहृत भूमि। इस प्रकार से कृषि के बारे में हमको पता चलता है कि कृषि किस प्रकार से किया करते हैं। यानी कि आपको मैंने बता दिया स्मृति साहित्य में क्या पता चलता है, व्यात स्मृति में क्या पता चलता है और अमरकोश में क्या पता चलता है, इसके बारे में हमको पता चलता है। ये तो हो गई आपकी कृषि। कृषि के बाद में सेकंड चीज आती है आपकी पशुपालन। क्या आता भैया? पशुपालन। पशुपालन, पशुपालन की बात करें तो नाम सुना होगा आपने, कामंद की है नीति शास्त्र में। गोपालन, गो का पालन का मतलब होता है गाय का पालन। वैश्य का मुख्य व्यवसाय बताए गए। वह कहती है कि गाय के अतिरिक्त जो गाय है, गाय के अतिरिक्त अन्य जो है वो भी पालन योग्य होते हैं जिन जीवों को पाला जाता है। भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, घोड़ा है। ये जो जानवर है उनको भी पाला जाता था। बैल है, बैल का उपयोग खेत के अंदर हल के रूप में भी किया जा रहा है और सामान्यतः माल को सामान को ढोने के लिए भी बैल का उपयोग किया जाता था। ये पशुपालन। पशुपालन के बाद में आपका नेक्स्ट आता है धातु शिल्प। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार का धातु शिल्प का कार्य किया जाता था, जैसे स्वर्ण धातु का काम किया जाना, इसके बाद हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण किया जाना, बर्तनों का निर्माण किया जाना या फिर अन्य धातु से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करना। धातु शिल्प से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य गुप्त काल के अंदर किए जाते थे। अब देखिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का निर्माण का कार्य चलता था। आभूषणों का निर्माण होता था, बर्तनों का निर्माण होता था, जहाजों को विकसित रूप दिया गया था। आभूषण, हाथी दांत का काम, बर्तन का काम, जहाजों का काम, विभिन्न उद्योगों के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण इस गुप्त काल के अंदर किया जाता था। सभी गुप्त काल के अंदर लकड़ी का भी काम किया जाता था, काठ से निर्मित वस्तुओं को भी बनाया जाता था। धातु विज्ञान के क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो गुप्त काल का महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली के मेहरौली का नाम सुना होगा आपने। मेहरौली दिल्ली के अंतर्गत लोह स्तंभ जो गुप्त कालीन है, जिस पर आज तक जंग नहीं लिखा है, वो भी किस काल का है? गुप्त काल का है। दूसरा उदाहरण है सुल्तानगंज के अंदर मैंने बुद्ध की प्रतिमा बताई थी, तांबे की बनी हुई 1 टन की है बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि सुल्तानगंज भागलपुर के अंदर, बिहार के अंदर मिली है।
जो वर्तमान में बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड के अंदर है, सुल्तानगंज से मिली है। ये वर्तमान में बर्मिंघम वर्तमान में जो है ये है बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड के अंदर यह व्यवस्थित है। ये महान कलाकृतियां गुप्त काल की बाकी है, गुप्त काल की, चाहे इस मूर्ति को देख लीजिए, चाहे मेहरौली के स्तंभ को देख लीजिए। अब बात की जाए तो समांतर संग्रहालय में स्थित है। एक साइड में सिक्कों को देख सकते हैं, धातु कला का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है सिक्के मोहर। गुप्त काल के अंदर स्वर्ण सिक्कों को भी देख सकते हैं। इसके पश्चात सम्राट चंद्रगुप्त के समय के सिक्कों को देख सकते हैं। सिक्के तीनों रूप में चलाए जाते थे। अब इन तीनों रूप में सिक्कों में देखा जाए तो स्वर्ण के भी सिक्के हुआ करते थे, रजत के भी हुआ करते थे, चांदी के और तांबे के सिक्के भी हुआ करते थे। सिक्कों पर कलाकृतियां हुआ करती थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। क्या बजाते हुए दिखाया गया? बीड़ा बजाते हुए दिखाया। कार्तिक के प्रकार के सिक्के मिले हमको कुमारगुप्त के। तो ये जो हमको जो सिक्के हमको प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के सिक्कों का हमको दैनिक आदान प्रदान के अंदर भी हमको सिक्कों का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। ये गुप्त काल का धातु शिल्प के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात में बस उद्योग, बस उद्योग के बारे में बात की जाए तो गुप्त काल में बस उद्योग अपने चरम सीमा पर था। उत्कृष्ट श्रेणी के वस्त्रों को बनाया जाता था। अमर सिंह के अमरकोश से पता चलता है, किससे पता चलता है? अमर सिंह के अमरकोश से पता चलता है कि गुप्त काल में धनी व्यक्तियों के लिए बहुत बारीक कपड़ा बनाया जाता था। अमर सिंह का अमरकोश। गुप्त काल के अंदर जो धनी व्यक्ति थे उनके लिए कैसा बनाया जाता था? बारीक कपड़ा बनाया जाता था, कपड़े का निर्माण किया जाता था। धनी व्यक्तियों के लिए गुप्त काल में बारीक कपड़े का निर्माण किया जाता था। ये बारीक कपड़े के ऊपर अगर देखा जाए बुनने का काम किया जाता था। इसी प्रकार इस ग्रंथ से हमको ये भी पता चलता है कि रेशम का कपड़े का भी निर्माण होता था। रेशम के कपड़े का भी निर्माण इस काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। रेशम के कपड़े का निर्माण होता था। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता था। अगर देखा जाए रेशम का कपड़ा बुनने की पूरी प्रक्रिया का विवेचन इसी अमरकोश के अंतर्गत जो ग्रंथ है अमरकोश, इसके अंदर किया जा रहा है। उसके पश्चात उत्तर दक्षिणी व्यापार के अंदर भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान था। विदेशी व्यापार के अंतर्गत अगर देखा जाए भारतीय कपड़े की मांग हुआ करती थी। रेशमी वस्त्र ले लीजिए, मलमल ले लीजिए, लिनन ले लीजिए, चाहे रेशमी वस्त्र हो, मलमल हो, लिनन हो या फिर अन्य प्रकार का कोई सा भी कपड़ा हो। विदेशी व्यापार के अंदर भारतीय कपड़े की क्या हुआ करती थी? उस समय डिमांड हुआ करती थी। महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था भारतीय कपड़े का विदेशी व्यापार के अंदर। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण व रजत के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों की भी बहुलता हुआ करती थी। वस्त्र चाहे सूती हो या ऊनी हो, अधिकांश विदेशों में डिमांड हुआ करती थी। वस्त्रों पर सोने चांदी के आभूषण की जरी का कार्य भी किया जाता था। दूसरी चीज गुप्त काल के अंतर्गत अगर बात की जाए, आभूषणों की भी बात की जाए तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि आभूषणों के अंदर भी व्यक्त संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है। व्यक्त संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है और रत्नों का उल्लेख के साथ में ये साक्ष्य मिलता है कि लकड़ी के का शिल्प का कार्य भी यहाँ पर काफी विकसित अवस्था में था। यहाँ पर
इलाहाबाद की भीत नामक स्थल से, इलाहाबाद के अंदर जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, नामक स्थल से 2 हाथी दांत की मुद्राएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? हाथी दांत की मोहरें प्राप्त हुई है, जो गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे धातु शिल्प हो, कृषि हो, पशुपालन हो, गुप्तकाल एक अपने हर चीज में अगर देखा जाए तो गुप्त काल को स्वयुग कहना कदापि नहीं होगा। लेकिन गुप्त काल के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमको टॉपिक जो हमको यहाँ पढ़ने को मिलता है वो है श्रेणी संगठन। कौन सा है? श्रेणी संगठन, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। श्रेणी शिल्पी, उद्यमी, व्यापारी, तीनों का संगठन था। शिल्पी हो, उद्यमी हो या व्यापारी हो, इनके संगठन को श्रेणी संगठन कहा जाता है। ठीक है, शिल्पी हो, उद्यमी हो या व्यापारी, इनके संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, श्रेणी के बारे में बात की जाए तो सामान्यतः देखा जाए तो श्रेणी संगठनों में इनको अपने संघ बनाने की अनुमति हुआ करती थी। इन संघों को श्रेणी, निगम या गण भी कहते थे। श्रेणी भी कह सकते हो, निगम भी कह सकते हो या फिर गण भी कह सकते हो। देख लीजिए, तीनों एक ही चीज है। श्रेणी कह लीजिए, निगम कह लीजिए या गण कह लीजिए, बात एक ही है। श्रेणी कह लो, निगम कह लो या फिर गण कह लो, तीनों बात ही एक ही है। इनको कह सकते हो। इनका काम करने का अपना खुद का एक तरीका हुआ करता था, खुद का कोष हुआ करता था। कोष के फलस्वरूप खुद के ही कोष हुआ करता था, खुद का काम करने का तरीका हुआ करता था, खुद का ही बैंकिंग का कार्य हुआ करता था, खुद के बैंक हुआ करते थे, ऋण की उपलब्धता प्रदान किया करते थे, खुद ऋण दिया करते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो खुद की व्यवस्था खुद के अनुसार चलाया करते थे। श्रेणियों का आधार पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण स्तर पर अपने व्यापार वाणिज्यों का क्या कार्य करते थे। वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो उनकी श्रेणियां अलग होती थी, या फिर जो भी उद्योग हुआ करता था उनकी श्रेणियां अपनी हुआ करती थी। इसके अंतर्गत ये बिल्कुल सामाजिक कार्य किया करते थे। सामाजिक कार्यों के अंतर्गत देखा जाए तो सभागृहों की स्थापना किया करते थे, यात्रियों के पीने के पानी की व्यवस्था किया करते थे, सुविधा युक्त विश्राम गृहों की स्थापना किया करते थे, उद्यानों का निर्माण किया करते थे, पीने के पानी की व्यवस्था किया करते थे, रात को रहने के लिए विश्राम गृह या रुकने के लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था किया करते थे। और भी अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जलाशयों का, उद्योगों का, मंदिरों का, उद्यानों का आदि का निर्माण करते थे। इसका एक सैंपल सा एग्जाम्पल मिलता है कि मंदसौर में कुमार गुप्त कालीन एक लेख प्राप्त हुआ है दसपुर मंदसौर से, जिसमें तंतु भाव यानी कि जुलाव, तंतु भाव का मतलब क्या होता है? जुलाव। जुलाहों के द्वारा एक श्रेणी के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया था? मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम है सूर्य मंदिर की स्थापना की गई। इसके पश्चात अगर देखा जाए ये अपने पूर्णतः मामलों में श्रेष्ठ हुआ करते थे। श्रेणी का जो प्रधान हुआ करता था, कौन हुआ करता था? प्रधान। उसको क्या कहा जाता था? ज्येष्ठ कहा जाता। ध्यान रखिएगा, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठ कहा जाता था। और ये ज्येष्ठ कहा जाता था, यह पद क्या हुआ करता था? अनुवांशिक हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? अनुवांशिक हुआ करता था। इसके पश्चात में नालंदा वैशाली के अंदर भी श्रेणियां, सातवाद, पुलिकों की हमको मोहरें प्राप्त हुई है। इन श्रेणियों
कि जिनकी गुप्तकालीन श्रेणियों में जो सबसे बड़ी होती थी, उन श्रेणियों के शिल्प के सदस्य होते थे, उसे क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। जिनकी जो बड़ी हुआ करती थी उनको निगम कहा जाता था। इसके पश्चात में श्रेणियों के खुद के कानून हुआ करते थे, खुद के अपने कानून हुआ करते थे, खुद की परंपराएं हुआ करती थी, और इनको अगर अवहेलना करता था कोई तो इनको दंड देने का भी अधिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अगर इनकी कोई ने अवहेलना कर दी तो इनको क्या होता था? दंड देने का अधिकार हुआ करता था, दंड देने का पूरा विधान हुआ करता था। इन श्रेणियों को चलाने वाले को, इन श्रेणियों के जो कर्ता धर्ता हुआ करता था, जिसका इसका संचालन किया करता था, उस व्यापारिक कारवा को जो इनका संचालन करता था उसे सार्थवाहक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवाहक। जो इन श्रेणियों का संचालन करता था उसे सार्थवाहक कहा जाता था, और निगम का प्रधान जो होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। ये आपका श्रेणी संगठन, जिसको आपको लक्ष्य देखना है, बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री विद सूर्यकांत चतुर्वेदी। आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। देखिए, श्रेणी संगठन के बारे में बात चल रही है। श्रेणी संगठन में आपको पढ़ा रहा हूँ। श्रेणी संगठन के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, गुप्तकालीन व्यापार एवं उद्योग चलेंगे कि किस तरीके का व्यापार और उद्योग हुआ करता था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन व्यापार एवं उद्योग। अब देखिए, व्यापार किस प्रकार हुआ करता था? व्यापार दो प्रकार का हुआ करता था। एक तो होता था आंतरिक व्यापार। पहला कौन सा होता है? आंतरिक व्यापार। और दूसरा होता था विदेशी व्यापार। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? आंतरिक व्यापार, और दूसरा कौन सा हो गया? विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या है? जो राज्य के अंदर या देश के अंदर हो रहा है वह क्या है? आंतरिक व्यापार। और विदेशी व्यापार क्या है? जो दूसरे देश के साथ में व्यापार किया जाए। अब आंतरिक व्यापार के अंदर अगर देखा जाए, वस्तुओं का विनिमय हो रहा है, नदियों और सड़कों दोनों के माध्यम से व्यापार होता है। ठीक है, और गाँव में जाकर, शहरों में जाकर व्यापार हो रहा है। गाँव में बाजार लगाए जाते थे, वस्तुओं को बेचा जाता था। विलासिताओं की वस्तुओं को, दूर से लाई हुई वस्तुएं भी शामिल हुआ करती थी। दूर दूर भ्रमण करके वस्तुओं को बेचा जाता था। उज्जैन, भरूच और उज्जैन हो, भरूच हो, कौशाम्बी हो, कहीं पर भी हो, आंतरिक रूप से व्यापार होता था। व्यापार दो मार्गों से होता था, सड़क से, और दूसरा जो होता था वो होता था जलमार्ग से। जलमार्ग के अंदर अगर देखा जाए तो नदियों का उपयोग किया जाता है। ये आंतरिक व्यापार। ठीक है, अब आता है आपका विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो व्यापार समुद्र के माध्यम से दूर देश के साथ में, समुद्र के रूप से, स्थायी रूप से दूर देश के साथ में किया जाता था, या स्थल मार्ग से, जैसे चीन, श्रीलंका, इथोपिया, अरब, जैसे चीन हुआ, इथोपिया हुआ, अरब हुआ, या फिर कोई अन्य देश हुआ, इनके साथ में व्यापार किया जा रहा है, या अरब सागर से व्यापार किया जा रहा है। ये जो व्यापार किया जा रहा है ये क्या है? विदेशी व्यापार है, जो इस काल में होता था, क्योंकि भारत में बनी हुई वस्तुओं की जो मांग थी वो विदेशों में हुआ करती, जो विदेशों में मांग हुआ करती थी, जिसके फलस्वरूप ये व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ता हुआ चला है। जैसा जहाजों के माध्यम से हुआ करता था व्यापार, यानी कि चीन का जो रेशम है, कहा जाता है, जिसका नाम है चीना सुन, ये चीन का रेशम है। इसकी डिमांड भारत में बहुत ज्यादा हुआ करती, भारत में इसको मंगाया जाता था, और भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय था। जैसा कि बताया जाता है कि बाजार में अत्यधिक लोकप्रिय था। रोमन साम्राज्य के पतन का जब कमजोर हो गया तो विदेशी व्यापार में पुनः बेजेंटाइन साम्राज्य वापस आ गया। ये साम्राज्य के आने के फलस्वरूप व्यापार में वृद्धि होने लगी। फलस्वरूप में अगर देखा जाए
रेशम तथा भारत से मसालों का भेजा जाने लगा, व्यापार होने लगा। अगर देखा जाए तो मसालों में भारत ने विदेशों में व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। रेशम के रूप में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मसालों का निर्यात किया जाने लगा है। उसके फलस्वरूप रघुकुच यानी कि बड़ोच में समुद्री तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जिनके माध्यम से व्यापार हुआ करता था। गंगा नदी के किनारे पर ताम्रलिप्ति स्थित था। इसके पश्चात में अगर देखा जाए, भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत, ध्यान रखिएगा, चीन से रेशम है, इथोपिया से हाथी दांत है। उसके पश्चात अरब, ईरान और बैक्टीरिया, तीनों से क्या मंगाए जा रहे हैं? अरब है, ईरान है, बैक्टीरिया। यहां से क्या प्राप्त हो रहे हैं? घोड़े प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं? घोड़े प्राप्त किए जा रहे हैं। यानी कि चीन से रेशम प्राप्त हो रहा है, इथोपिया से हाथी दांत का व्यापार किया जा रहा है, अरब, ईरान तथा बैक्टीरिया से आप घोड़ों को मंगा रहे हैं, घोड़ों के साथ में आयात हो रहा है। तो ये चीजें क्या होती थी? मंगाई जाती थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, ताम्रलिप्ति, बड़ोच आदि बंदरगाहों से व्यापार होता था। मसाले, मोती, वस्त्र, हाथी दांत, नील का निर्यात, धातु, चीना शंकु, घोड़े यहाँ से आयात किए जाते थे। ये मुख्य रूप से व्यापार हुआ करता था। कुछ वस्तुएं मंगाई जाती थी, कुछ आयात की जाती थी, कुछ निर्यात किए जाते थे। ये चीज का विशेष तौर से योगदान रहा करता था। ये हो गया आपका व्यापार एवं वाणिज्य। किस स्रोत? राजस्व के स्रोत आपको बता दो। आप पहले हिस्ट्री सूर्यकांत चतुर्वेदी। राजस्व के स्रोत, राजस्व के स्रोतों का अगर देखा जाए तो 3 प्रकार से राजस्व प्राप्त होता है राज्य को। पहला होता है भाग। भाग होता है भूमि के उत्पादन पर लगने वाला कर। जो भूमि है उसके उत्पादन पर जो टैक्स ले रही है, उस टैक्स को कहा जाता था 1/6 भाग। 1/6 वो भूमि के उत्पादन पर लेती थी राजा के द्वारा। भोग का मतलब है राजा को हर दिन फल फूल सब्जियां उसके राज्य में भिजवानी होती थी। तीसरा होता था ऊपरी कर या उद्रन, ये एक प्रकार का भूमि कर था। ये 2 प्रकार के हुआ करता था। एक होता था नगद या फिर हुआ करता था अन्य के रूप। नगद जो कर लिया जाता था उसको हिन्ने कहा जाता था। नगद यानी कैश, जो टैक्स ले रहे उसको क्या कहा जा रहा है? हिन्ने कहा जा रहा है। और अन्य के रूप में जो लिया जा रहा है, किसके रूप में लिया जा रहा है? अन्य के रूप में। इसको क्या कहा जाता था? में कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, कर का डिवाइडेशन 3 प्रकार से है। वक्तकालीन जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, टैक्सेस के अंदर भूमि पर जो कर लग रहा है वो 1/6, 1/6। रेगिस्तान में भोग, राजा को हर दिन जो दी जा रही थी फल फूल सब्जियां। थर्ड पर ऊपरी क्या उद्गम, एक प्रकार का इनमें हिन्ने यानी कि नगद और कैश या फिर अन्य के रूप में लिया जाता था, उसको में कहा जाता। तीनों प्रकार के करों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आपको बता दिया। इस समय भूमि, रत्न, खाने, नमक आदि भी आय के महत्वपूर्ण स्रोत। भूमि, रत्न, खाने, खान जिनमें लोग काम करते हैं, जिनसे जमीन के अंदर जो खाने खोदी जाती है, जिनसे पत्थर वगैरह कुछ भी निकलना जाता है, धातु प्राप्त होती है। और नमक,
ये भी आय के प्रमुख साधन थे गुप्त काल के। ध्यान रखिएगा, दोबारा से देखिए, भूमि, रत्न, खाने और नमक, ये भी आय के महत्वपूर्ण साधन थे। राजस्व के कुल उत्पादन का 1/4 से, राजस्व का मतलब होता है राज्य को प्राप्त होने वाला अंश जो है वो 1/4 से 1/6 तक हो सकता था। कितना हो सकता था? दोबारा से देखिए, 1/4 से 1/6 तक हो सकता था। तथापि यह कहना मैं कदापि गलत नहीं होगा। शासन व्यवस्था का बात देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लीजिए, एज ए मैनेजमेंट देख लीजिए। व्यापार वाणिज्य को देख लीजिए, साइंस को देख लीजिए, टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, किसी भी चीज को देख लीजिए, इकोनॉमिक्स लाइफ को देख लीजिए, आर्थिक जीवन जिसको कहते हैं, कहीं पर भी आप देखते हैं तो आपको यह कहना अनुचित नहीं होगा कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाए। अभी हम कह सकते हैं गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, जहां पर से कुछ चीजें जो भारत में अगर देखा जाए, आज पर्यटन के रूप में भी देखा जाए तो विरासत के रूप में भारत को प्राप्त हुई। गुप्तकालीन शासकों ने के बारे में देखी जाए तो इनकी आध्यात्मिक था, शीलन था, भारतीयता की छाप आज भी हमारे ऊपर दिखाई देती है। अजंता बाघ के चित्र, देवगढ़ की भीतरी गांव, मंदिर, विष्णु, बुद्ध, महावीर की मूर्तियां इस युग की कला के बारे में पता चलता है। साहित्य की बात की जाए तो कालिदास, उन्होंने अनुपम साहित्य दे दिया। कालिदास के द्वारा लिखी गई अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संगार, विक्रम उर्वशी। इधर की साइड में अगर देखा जाए कालिदास के बारे में देखा जाए तो प्रिया प्रशस्ति के लेखक हरिसेन, इनके द्वारा वो साहित्य का सृजन किया गया है, जो साहित्य अगर देखा जाए तो अपने आप में ही एक हमारे लिए विरासत है, जिससे गुप्तकालीन इतिहास को पढ़ने में हमको सहयोग मिलता है। उचित कलाओं का, विदेशियों का भारत में आगमन और विदेशियों का भारत में आगमन के साथ में अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में होना, प्राचीन इतिहास में अगर ये कहा जाए तो हम कहना कदापि अनुचित नहीं होगा कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कह सकते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से कहा जाए तो ये भारत के अपने इतिहास में अपने जीवन की शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास को पल्लवित होते हुए भी नहीं देखा, जितना गुप्त काल के अंदर हम लोगों ने देखा है और हमने इतिहास के अंतर्गत पढ़ा है, जो इसके अंदर पल्लवित होता है। ये हमने आपको गुप्त काल के इतिहास के बारे में बताया, राजस्व के बारे में पढ़ाया। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है आपका फायान का विवरण, और फायान के विवरण के बारे में, फायान का भारत का वर्णन जो करता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ। फायन का भारत विवरण, जिन्होंने 399 से 414 ईस्वी तक भारत का विवरण किया। फायन चीनी यात्री हैं, भारत में आए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, भारत का विवरण के बारे में हमको पता चल गया। फायन ने भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी स्थिति का विवरण अपने विवरण प्रस्तुत किया है। तत्कालीन स्थिति के बारे में बताया, तत्कालीन समाज के बारे में बताया। वह कहता है कि भारतीय जो जनता है वो लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करती। किसका सेवन नहीं करती थी? लहसुन प्याज तक का ये लोग सेवन नहीं किया करते थे। फायन ने अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर बताया। साथ में उसने बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्यों की उन्नत हुआ था, जबकि उसने प्रमुख रूप से धार्मिक ग्रंथों के समानता स्पष्ट की। उसने बताया प्रजा दान, धर्म, पाप, पुण्य, लोक परलोक, पुण्य जन्म में विश्वास करती है।
प्रजा सुखी थी, करों का कोई बोझ नहीं था, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, घरों को बिना ताले के रखा करते थे, किसी प्रकार का ताला का उपयोग नहीं किया करते थे, चोर डाकुओं का भय नहीं था, अपराध नग्न के समान थे, किसी भी प्रकार का राजा का प्रजा के किसी भी विषय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। इस तरीके से फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत को स्पष्ट रूप से वह बताता है और कहता है कि इस प्रकार से वहां पर शासन व्यवस्था को गुप्तकालीन शासन व्यवस्था थी। प्रसिद्ध नगरों के बारे में बात की जाए तो बताता है कि श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी उजड़ने के साथ साथ जब ये नगर उजड़ने लगे, कौन कौन से? श्रावस्ती है, वैशाली है, कौशाम्बी है, और ये नगर जब उजड़ने लगे, इस समय ये नगर उजड़ने लगे और उजड़ने के साथ में नए नगरों का उदय होने लगा है जो व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण थे। और व्यापारिक रूप से जो नगर उभर कर सामने आए, उज्जैन है, कन्नौज है, उज्जैन, कन्नौज, जो ये व्यापारिक नगर है ये उजड़ने लगे हैं और व्यापारिक नगरों के रूप में ये नगर उभरकर सामने आने लगे। मुख्यतः देश के अंदर कोरियों के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, वस्तुओं का विनिमय हुआ करता था। पाटलिपुत्र संपन्न था, देश और जनहित के दोनों के कार्य किए जाते थे, व्यापार समृद्ध था, व्यापार उन्नत अवस्था में था। गुप्त काल के अंदर साम्राज्य विकसित अवस्था के अंदर फैल चुका था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, गुप्तकालीन साम्राज्य एक महानतम साम्राज्य था जिसके बारे में फाहियान अपने विवरण के अंदर भी प्रस्तुत करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने गुप्त काल तक के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हर्ष के बारे में पढ़ेंगे और इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों को एक वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर हैं जहां तक मेरा संभव था मैंने आपको दे दिए, और जो बचे कुछ हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप जानते हैं घर से बाहर निकलना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए घातक हो सकता है। इसलिए घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, आपके लिए उचित है। और टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।